वो मेरे बराबर में सोया था, जिसके साथ मुझे रात गुजारने के लिए भेजा गया था। मेरे पास एक अच्छा मौका था कि मैं यहाँ से भाग जाऊं, पर दिल में एक खौफ भी था कि यह काम इतना आसान नहीं है। फिर मैंने सोचा कि अब तक जिन जिन लोगों का भरोसा जीत चुकी हूँ, मेरे ऊपर वो शक नहीं करेंगे। मैंने इस शख्स को रात में शराब कुछ ज्यादा ही पिला दिया था, इसलिए इसके जागने का फिक्र नहीं था। मैंने धीरे से कमरे का दरवाजा खोला और बाहर आ गई। वो शख्स यहाँ अकेले ही रहता था। वह एक अपार्टमेंट में था, जहाँ उसका छोटा सा फ्लैट था, इसलिए मुझे यहाँ से निकल जाना मुश्किल नहीं लगा था। मैं कई बार इस शख्स के साथ यहाँ आ चुकी हूँ, इसलिए मुझ पर शक भी नहीं किया जा सकता। अब की बार मैं भाग जाऊंगी कि मैंने इस बार जज्बात से नहीं बल्कि अकल से काम लिया था। इस बार मैंने सोच समझकर पूरा प्लान बनाया था। मैं एक धंधे वाली औरत थी। मुझे 15 साल की उम्र में ही मेरी सौतेली माँ ने मुझे बेच दिया था। मुझे खरीदने वाली एक तवायफ थी जो मुझसे धंधा करवाती थी। पहली बार जब मैं कोठा देखी तो बुरी तरह से घबरा गई थी। वहाँ पर बनी छोटी छोटी तंग गलियाँ और वहाँ पर टूटी फूटी इमारतें थीं। जिस औरत के साथ मैं आई थी उसने मेरा हाथ कस के पकड़ रखा था। मैं बस रोए जा रही थी। मेरे बाप के मरने के बाद मेरी सौतेली माँ ने मुझे इस औरत के हवाले कर दिया था। मैंने जब जाने से इनकार किया तो मेरी माँ ने जोरदार चमाटा मेरे गाल पर मारा था और इस औरत के हवाले कर दिया। बस के 10 घंटे के सफर के बाद मैं यहाँ पर पहुंची थी, जहाँ के पुराने 2 मंजिला इमारतों को देखकर मुझे घबराहट सी होने लगी। मैं अपना दुपट्टा सलीके से ओढ़ रखी थी, लेकिन वहाँ से गुजरने वाले की नजर ऐसी थी कि मुझे उलझन सी हो रही थी। एक तो तंग गलियां और उसमें मोतियों के हार और गजरों की दुकानें, जिस पर इत्र की शीशियां भी थीं। कहीं पर पान की दुकान और दीवार पर लाल चिपकार किए हुए निशान। दीवार का असल रंग खत्म हो चुका था। मैं पुराने से इमारत की तंग सीढ़ियों से चलती हुई इस जगह पहुंची थी। मैंने देखा एक तरफ 2 बड़ी उम्र के शख्स हारमोनियम और ढोलक के साथ सफेद पोशाक में मुंह में पान दबाए बैठे थे, और दूसरी तरफ तख्त सा रखा हुआ था जिस पर 50 साल की औरत फुल मेकअप किए हुए वे पान दबाकर अरी थी, तख्ती पर बैठी थी। वो मुझे देखते ही उठकर बैठ गई। मैं डरी सहमी उस जगह को देख रही थी। उस तख्त पर बैठी हुई औरत के पास मुझे ले जाया गया। मेरा हाथ उसके हाथ में थमा दिया गया। तख्त पर बैठी हुई औरत ने सर से पांव तक मुझे तेज नजरों से देखा था। फिर अपने पास के रखे गलदान को पकड़कर पहले उसमें पान की पिचकारी की। फिर उस औरत ने जो मुझे यहाँ पर लेकर आई थी, उस औरत ने कहा, लड़की तो देखने में हीरा है, हीरा। मेरे कोठे को 4 चांद लगाएंगी। मैं बदहवास सी उसे देखती रही थी। फिर नीलम नीलम पुकार कर एक लड़की को अपने पास बुलाकर कहने लगी, इसे अपने साथ ले जाओ और नाच गाना सिखाना शुरू कर दो। नीलम नाम की लड़की मुझे अपने साथ कमरे में ले आई। मुझे नाचने गाने का बिल्कुल शौक नहीं था, लेकिन मुझे यहाँ पर मार मार कर करवाया गया। फिर 6 महीने के बाद मेरा पहला रसक करवाया गया। फिर मेरी बोली लगानी शुरू होने लगी। अभी मैं 16 साल की भी नहीं हुई थी कि मेरी इज्जत को तार तार कर रख दिया गया। मैं बहुत रोई, बहुत तड़पी, लेकिन बस लोग थे जिसके पास दिल नहीं, पत्थर था, पत्थर। मैं रोज भगवान से बस यही दुआ करती थी कि हे भगवान, इस नरक भरी जिंदगी से मुझे निकाल दो। पहली बार मैं यहाँ के अंधेरे में रहने की कोशिश की, लेकिन पकड़ी गई थी। मुझे उस मोटी औरत ने बहुत मारा था। मेरा चेहरा नीला पड़ गया था। उसके बाद तो मैंने जरूरत ही नहीं की, लेकिन मुझे इस काम से नफरत थी। मैं हर वक्त यहाँ से निकलने के बहाने तलाश करती थी। 1 साल रहने के बाद मुझे यहाँ मर्दों के साथ भेज दिया जाता, जो इस तवायफ के पुराने ग्राहक थे, जो मुझे सुबह उसी कोठे पर छोड़ जाते। ये शख्स भी मुझे कई बार अपने फ्लैट पर ला चुका था। मैं इस ग्राहक के साथ एक काम करती थी। इन्हें बहुत ज़्यादा शराब पिला दिया करती थी, जिससे ये बहुत जल्दी नींद में चले जाते, और कभी कभी तो ऐसा होता कि इनके हवस का शिकार बनने में बच जाती। जब यह लोग सुबह जागते तो कहते, मुझे तो रात का कोई भी बात याद नहीं है।
तो मैं कह देती, मुझे तो याद है, पैसे वसूलना तो आप लोग नशे की हालत में भी जानते हो। मैं यह बात इस अदा में कहती कि वो लोग मेरी बातों पर यकीन कर लेते हैं। जिस जगह पर मैं फंसी थी, मैं बहुत अच्छी तरीके से जानती थी कि अकल की वजह से ही मैं यहाँ से निकल पाऊंगी, ना तो मेरे लिए यह नामुमकिन है। मैं ये नरक भरी जिंदगी 3 साल से बर्दाश्त कर रही थी। मैं इन लोगों का विश्वास जीत चुकी थी। कई बार तो मुझे बंगले वाले भी अपने साथ लेकर जाते। शुरू में तो एक दलाल मेरी रखवाली करने के लिए भेजा जाता था, लेकिन अब मुझ पर भरोसा जम चुका था। अब इन्हें लग रहा था कि मैं इस चीज़ की आदी हो गई हूँ, लेकिन नहीं, मुझे यहाँ से भागना ही था। मुझे इस गुनाह के काम से नफरत थी जिसमें मैं फंस चुकी थी, इसलिए मुझे आज मौका मिला था। मैं जल्दी से सीढ़ियाँ उतरी। उस वक्त रात के 3 बज रहे थे। मुझे मेन रोड से ऑटो रिक्शा मिल गया। मैं ऑटो पर बैठी और सीधी बस के अड्डे पर पहुंची गई। सीधे बस उस वक्त एक बस नासिक के लिए खरीदी, इसलिए मैंने नासिक की ही टिकट खरीद ली। मुझे जल्द से जल्द इस मुंबई शहर को छोड़ना था। बस में बैठकर मुझे अंदर ही अंदर डर था कि कहीं मैं पकड़ी ना जाऊं, क्योंकि उन लोगों के हाथ बहुत बड़े थे। क्या पता अब भी कोई मेरी ताक में बैठा हो और मुझे पकड़कर फिर उसी तवाइफ के पास ले जाए। मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी। मेरा दिल डर के मारे धड़क रहा था। बस जब तक न चल पड़ी, मुझे अपनी जान सूली पर लटकी हुई महसूस हो रही थी। जैसे जैसे मैं मुंबई से दूर जा रही थी, मेरा रुका हुआ सांस बाहर निकलता जा रहा था। नासिक पहुंचकर मैंने कुछ सुकून महसूस किया। जैसे ही मैं बस से उतरी, वहाँ रिक्शे और टैक्सियाँ खड़ी थीं। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कहाँ जाऊँ। मेरे पास अब कुछ भी नहीं था। मेरे सारे पैसे खत्म हो चुके थे। उस शख्स के बटुए से बस थोड़े से ही पैसे मिले थे, जिसके फ्लैट से निकलकर मैं भागी थी। रिक्शे और टैक्सी वाले मुझसे पूछने लगे कि मुझे कहाँ जाना है। मैंने उससे कहा कि मेरा पैदल का ही रास्ता है। सुबह का वक्त था और मुझे भूख भी बहुत तेज लगी थी, पर मेरा पर्स बिल्कुल खाली था। मैं बिना जान पहचान एक रास्ते की तरफ चल पड़ी। में देखा तो बहुत से घर बने थे। मैंने सोचा किसी के घर की घंटी बजाकर कहती हूँ कि मुझे नौकरी की जरूरत है। मैं उन गलियों में चली गई और कुछ घरों में पूछा भी, लेकिन उन्होंने काम देने से मना कर दिया। अभी कुछ दूर ही गई थी कि मुझे महसूस हुआ कि कोई मेरा पीछा कर रहा है। मैंने पलट कर देखा तो वाकई में कोई मेरा पीछा कर रहा था और मुझे ही देख रहा था। उसे देखते ही मैं तेजी से कदम बढ़ाने लगी तो उस शख्स ने मुझे पुकारना शुरू कर दिया। कहने लगा, मेरी बात सुनो। उसे देखकर मैं डर गई। मुझे लगा कि जब वही उन लोगों का आदमी है जहाँ से मैं भाग कर आई थी। इससे पहले कि मैं वहाँ से भागती कि वो कहने लगा कि उसे एक नौकरानी की ज़रूरत है। शायद वो सुन चुका था कि मैं लोगों से काम मांग रही हूँ। मेरे कदम वहीं पर जा रुके। वो शख्स मुझसे चंद कदम पीछे था, इसलिए तुरंत मेरे पास आ गया और कहने लगा, मुझे एक नौकरानी की ज़रूरत है जो हमारे घर दिन रात रहकर काम करे। लेकिन मैं इस एरिया का रहने वाला नहीं हूँ। मैं इधर अपने किसी दोस्त से मिलने आया था। आपको लोगों के घर काम मांगता देखा तो सोचा आप ज़रूरतमंद लगती हैं। मैं उस शख्स को गौर से देखने लगी और सोचने लगी कि पता नहीं यह झूठ बोल रहा है कि सच। लेकिन ये एक सच यह भी था कि मुझे उस वक्त काम की सख्त ज़रूरत थी। मैंने उससे पूछा कि आप कहाँ पर रहते हैं। उसने कहा, कुछ दूर के फासले में मेरा घर है। अगर आप मेरे साथ चले तो मैं आपको अपना घर दिखा सकता हूँ। कुछ देर तक तो मैं सोचने लगी कि क्या करूँ क्या ना करूँ। फिर मैंने सोचा चली ही जाती हूँ। मैंने कहा, ठीक है, मैं आपके साथ चलने को तैयार हूँ। मैं उसके साथ साथ चलने लगी। मुझे हैरत का झटका तो उस वक्त लगा जब वह मेन रोड पर पहुंचकर एक टैक्सी वाले को रोका और उसे अपने घर का पता समझाने लगा। उसे ऐसा करता देख मैं सोचने लगी, क्या वो यहाँ पे नहीं रहता। उसने मुझे कहा कि आप टैक्सी की पिछली सीट पर बैठ जाइए। अब तो मुझे उस पर कुछ शक सा होने लगा। मैं बैठते हुए कुछ हिचकिचा रही थी कि ये ना हो कि आसमान से गिरे और खजूर पर लटके वाली कहावत सच हो जाए, कि कहीं ये मेरे साथ कुछ गलत ना कर बैठे। वह शायद मेरे डर को समझ गया था। उसने मुझे देखते हुए कहा,
मैं शरीफ इंसान हूँ, मेरा यकीन कीजिए। मुझे वाकई में एक नौकरानी की ज़रूरत है। मैं ना जाने क्यों टैक्सी में बैठ गई थी, शायद इसीलिए कि मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। इसीलिए सोचा चलो खुद को किस्मत पर छोड़ देते हैं। मैं टैक्सी में बैठ गई और 15-20 मिनट के सफ़र के बाद टैक्सी एक घर के सामने जाकर रुकी। मैं नीचे उतर गई। उस शख्स ने टैक्सी वाले को कुछ पैसे दिए और मुझे उस घर के अंदर ले गया। दूसरा हैरत का झटका तो मुझे उस वक्त लगा जब उस घर में उस शख्स के अलावा कोई दूसरा इंसान नहीं था। यह सब देखकर मैं बुरी तरह घबरा गई थी। मैंने उससे कहा कि मुझे ऐसी जगह काम नहीं करना जहाँ पर कोई और औरत ना हो। मेरी बातों पर उसने कहा, हाँ मैं यहाँ पे अकेला रहता हूँ क्योंकि मैं यहाँ नौकरी करता हूँ और मेरे घर वाले गांव में रहते हैं। मेरी बात सुनिए, मैं एक शरीफ इंसान हूँ, पूरा दिन घर से बाहर रहता हूँ। आपको मुझसे कोई परेशानी नहीं होगी। आप घर की सफाई और कपड़े धोने के बाद कुछ बना दीजिए। मैं रात के 10 बजे घर पर लौटता हूँ। सारा काम निपटाने के बाद मेरे आने से पहले आप इस कमरे में चले जाइएगा। आपको सही लगे तो आप कमरे को अंदर से लॉक कर लीजिए। लेकिन मैं क्यों उस शख्स पर भरोसा करती? मैंने साफ इनकार कर दिया। वो कहने लगा, मैं आपको अच्छी तनख्वाह भी देने को तैयार हूँ। मैंने कहा, नहीं मुझे यह काम नहीं करना। यह कहकर मैं उसके घर से वापस आ गई। उस वक्त दोपहर का वक्त था और यह इलाका सुनसान था। मैं उस शख्स के घर से तो आ गई थी, फिर भी परेशानी वही थी। मैं जाऊँ तो जाऊँ कहाँ? मैं यही सोच विचार करते चलती जा रही थी, तभी मेरे सामने एक गाड़ी आकर रुकी। उस गाड़ी में कुछ बदमाश बैठे थे। उसमें से एक ने कहा, गाड़ी के पीछे का दरवाज़ा खोलो और ज़बरदस्ती लड़की को गाड़ी में बिठा लो। मैं यह सब सुनकर वापस भाग गई। वो गाड़ी मेरे पीछे आने लगी। मैं भागती हुई उसी घर के पास पहुंची और दरवाज़ा पीटने लगी। मैंने बहुत ज़ोर से दरवाज़ा बजाया और चिल्ला चिल्ला कर कहने लगी, दरवाज़ा खोलो, मुझे बचा लो। गाड़ी मेरे पास आकर रुक गई थी। उसमें से एक नौजवान निकला। मैं फिर से दरवाज़ा बजाने लगी। जब तक वो नौजवान मेरे पास आया, दरवाज़ा खुल चुका था। वो शख्स हैरत से मुझे देख रहा था। मैं बुरी तरह से घबराई हुई थी और फौरन उसके पीछे जाकर छुप गई। मैंने कहा, यह लोग ज़बरदस्ती मुझे अपनी गाड़ी में बिठाना चाहते हैं। यह सब कहते हुए उस शख्स ने जेब से एक कार्ड निकालकर दिखाया। वो शख्स एक पुलिस ऑफिसर था। कार्ड देखते ही वो बदमाश तुरंत वहाँ से भाग गए। जब उनकी गाड़ी बहुत दूर चली गई तो वह शख्स पीछे मुड़कर मुझे देखने लगा और बोला, आप चाहे तो जा सकती हैं और कहिए तो मैं आपको के घर छोड़ आता हूँ। उसकी ये इंसानियत देखकर मैं शर्मिंदा हो गई। वो वाकई में एक अच्छा इंसान था। फिर मैंने उससे कहा कि मेरा यहाँ पर कोई नहीं है। मैं नौकरी की तलाश में गांव से इधर आई हूँ। मैंने भी एक झूठ बोल दिया क्योंकि सच सुनकर तो वह मुझे बुरा समझता। मेरी सच्चाई जानने के बाद शायद वो मुझे नौकरी पर नहीं रखता। मैं उसके घर काम करने लगी थी। वाकई में वह सुबह उठते ही नाश्ता करने के बाद चला जाता और रात के 10-11 बजे ही वापस आता। मैं पूरा दिन घर पर अकेली ही होती थी। रात को उसके आने से पहले खाना खाकर मैं कमरे में चली जाती थी। उसका खाना किचन में रहता। वह अपने हाथ से अपना खाना निकाल लेता था। एक दिन मैं सुबह कमरे से बाहर आई तो मुझे उसके कमरे से कराहने की आवाज़ आ रही थी। मतलब वो आज घर पर ही था, लेकिन करा क्यों रहा था? पहले तो मैंने सोचा कि उसके कमरे में जाकर देखती हूँ। फिर सोचा पता नहीं वह मेरे बारे में क्या सोचे कि मैं उसके कमरे में क्यों आई। फिर न जाने मेरे दिल में ऐसा क्या ख्याल आया कि मेरा दिल दहल गया। मैं दौड़ती हुई उसके कमरे में चली गई। वो एक पुलिस इंस्पेक्टर था। कहीं उसे गोली न लगी हो, इस ख्याल ने मुझे बेकरार सा कर दिया था। लेकिन जब मैं उसके कमरे में गई तो वह बेड पर लेटा हुआ था और हाय हाय कर रहा था। मैं उसके पास गई तो उसकी आंखें बंद थी, लेकिन शायद गोली नहीं लगी थी। मैंने उससे पूछा, आज आप घर पर हैं?
आपकी तबीयत तो ठीक है? मेरी पूछने पर उसने जरा भी आंखें नहीं खोली और कहने लगा, मुझे बहुत तेज बुखार है, मेरे लिए एक कप चाय बना दीजिए। मैं तुरंत किचन में आई और अपना और उसका नाश्ता बनाया और चाय लेकर उसके कमरे में गई, टेबल पर रख दिया। 2 दिनों तक उसे काफी बुखार था। मैंने उसका पूरा ख्याल रखा और इन्हीं दौरान हमारी कुछ बातचीत भी होने लगी। वो मुझसे कहने लगा, आप बहुत अच्छी हैं, आपने बीमारी में मेरा बहुत ख्याल रखा। वह शख्स अच्छा था। अब मुझे उससे डर नहीं लगता था। वह मुझसे मेरे घर वालों के बारे में पूछता कि वो कहाँ है, कि मैं कहाँ की रहने वाली हूँ, मेरे कितने भाई बहन हैं। मैं उससे सब कुछ झूठ ही बता रही थी। एक रात के 12 बजे तक वह वापस नहीं आया तो मुझे उसकी फिक्र होने लगी। पुलिस की नौकरियों में हादसात का होना आम सी बात होती है। यही सब सोचकर मेरा दिल घबरा रहा था। शायद मैं उसे पसंद करने लगी थी। उसके इंतजार में मैं बैठी रही, लेकिन वह वापस नहीं आया। मेरी जान निकले जा रही थी। मैं रोने लगी थी कि मैं कहाँ जाऊं। धीरे धीरे करके रात के 3 बज गए थे। मेरा रो रो कर बुरा हाल था। फिर बाहर दरवाजा खुलने की आवाज आई। मैं तेजी से उसके पास आई, लेकिन जब मैंने उसे जख्मी हालत में देखा तो मैं परेशान सी हो गई। उसके बाजू में चोट लगी थी और वह लंगड़ा कर भी चल रहा था। मैं उसके साथ लगकर रोने लगी और घबरा कर बोली, क्या हुआ आपको? यह चोट कैसे लगी? आप कहाँ थे? मैं कब से आपके लिए परेशान थी। एक ही सांस में ना जाने मैंने कितने सवाल कर दिए। वो मुझसे कुछ पीछे हट गए तो मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ। कहने लगा, मेरी नौकरी ही ऐसी है, आप परेशान मत हुआ करें। यह कहकर वो लंगड़ाता हुआ अपने कमरे में चला गया। मुझे अपनी गलती पर अफसोस होने लगा। ठीक है, मैं परेशान थी, पर अनजाने में जो कर बैठी थी वो सही नहीं था। मैं अपने कमरे में चली गई। पूरी रात मुझे खुद पर अफसोस होता रहा। पर सुबह जब सोकर उठी तो वह टेबल पर नाश्ता कर रहा था। मुझे देखकर मुस्कुराने लगा और कहने लगा, आइए बैठिए, नाश्ता कर लीजिए, मैंने आपके लिए भी बनाया है। मैंने कहा, आपको इतनी चोट लगी है तो आपने क्यों बनाया? मुझे कहा देते, किस हक से? उसके इस सवाल पर मैं चुप सी रह गई। उसे देखने लगी। वो बड़ी गौर से मुझे देख रहा था। कहने लगा, यहाँ पर बैठे, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। उसने प्लेट में नाश्ता डालते हुए मुझे बोला, पहले आप नाश्ता कर लीजिए। उसकी बात सुनकर मैं खामोशी से नाश्ता करने लगी। वो मुझे देख ही रहा था। जब मैंने नाश्ता कर लिया तो कहने लगा, मुझे आप बहुत अच्छी लगती हैं और मैं आपको पसंद करने लगा हूँ। मुझे नहीं लगता कि अब मैं घर में रहकर आपसे दूर रह पाऊंगा, इसलिए बेहतर यही होगा कि मैं आपसे शादी कर लूँ। मुझे अपने घर वालों की तरफ से अपनी मर्जी से शादी करने का इजाज़त है। अब आप बताइए कि कब मैं आपके घर वालों से मिल सकता हूँ? इस सवाल पर मेरा तो रंग उड़ गया। मैंने फिर एक झूठी कहानी सुना दी। मैंने उसे बताया कि मैं घर से भाग कर आई हूँ क्योंकि मेरी सौतेली माँ जबरदस्ती मेरी शादी एक बुड्ढे से करवाना चाहती थी। वो मेरी बातें खामोशी से सुन रहा था। फिर कहने लगा, अगर आपको एतराज ना हो तो हम कल ही शादी कर लेते हैं। मैंने सहमति में अपना सिर हिला दिया और मैं बहुत खुश भी थी। आखिरकार मुझे इज्जत की जिंदगी मिलने वाली थी, जिसकी आरज़ू हम बहुत सी लड़कियों के दिल में होता है। लेकिन इस ख्वाहिश को दिल में रखे हम लोगों की उम्र ही निकल जाती है। लेकिन कोई भी हमें ऐसी इज्जत की जिंदगी नहीं देता। अगर मैं उससे बता देती कि मैं कौन हूँ तो वो मुझसे नफरत करने लगता। अगले दिन इस शख्स यानी उदय के साथ मेरी शादी हो गई। मैं उदय के साथ बहुत खुश थी। वह मेरा बहुत ख्याल रखता, लेकिन शायद हम जैसी लड़कियों की जिंदगी में खुशियाँ होती ही नहीं। दोपहर का वक्त था। मेरे घर के दरवाजे पर दस्तक हुई। मेरा पति इस वक्त घर पर नहीं था। मैंने जैसे ही दरवाजा खोला तो वहाँ पर उस औरत ने मुझे मारते हुए कहा, यहाँ आने के बहुत से रास्ते हैं, लेकिन यहाँ से जाने का बस एक रास्ता है और वो है सिर्फ मौत। मैं रोती रही, लेकिन यहाँ आने के बाद
रात को जो कुछ भी मेरे साथ हुआ, इससे बेहतर था कि मैं मर जाती। मेरे कमरे में आने वाला ग्राहक मेरा पति था। उसे देखकर मुझे लगा कि ये मुझे लेने आया है, लेकिन उसके पीछे से मुस्कुराती हुई उस कोठे की मालकिन औरत को देखकर मैं ठटक सी गई। मुस्कुराती हुई बोली, तू क्या समझती है, तू फ्लैट से भाग जाएगी और मुझे कुछ भी पता नहीं चलेगा, मुझे खबर तक नहीं होगी। मैंने इसे तेरे पीछे जासूसी के लिए लगा रखा था। ये तेरे पीछे साये की तरह था। तेरे बस में भी तू जहाँ नौकरी मांगने के लिए गई थी, वहाँ भी ये मेरे कहने पर ही तुझे अपने घर लेकर गया था, और तुझे नौकरी भी हमारे कहने पर ही दी थी। ये सुनकर जैसे लगा कि जमीन फटे और मैं उसमें समा जाऊं। इतना बड़ा धोखा दिया उसने मुझे। वो अब भी चुप था और मेरे सामने खड़ा था। मैं उसके पास गई और कहने लगी, तुमने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया, आखिर क्यों? मुझे उसी वक्त यहाँ पर ले आते तो मुझे इतना दुख नहीं होता। मैंने मर्दों का सिर्फ एक ही रूप देखा था और वो था हवस, लेकिन तुम्हें देखकर मेरी सोच बदल गई थी। मुझे लगा कि मर्द इंसान भी होते हैं। तुम्हारे रूप में जिस मर्द को मैंने देखा था, मुझे उससे मोहब्बत हो गई थी। काश तुम मेरे सामने ना आते, तुम मेरे सामने कभी ना आते, ताकि मेरे दिल में जो तुम्हारी इज्जत थी वह रुकी रह जाती। मेरे इतना कहने पर भी वह चुप था। कुछ देर में पुलिस की गाड़ी की आवाज आई। उस औरत की रंगत उड़ने लगी थी, गाने लगी, ये पुलिस कहाँ से आ गई। मेरे पति उदय ने कहा, मैंने बुलाया है। पुलिस वहाँ पर आ चुकी थी। उसने अपने जेब से अपना पर्स निकाला जिसमें हमारी शादी की तस्वीरें थीं। पुलिस को बताने लगा, ये मेरी पत्नी है और मैं इसे लेने आया हूँ। इस औरत ने चोरी छुपे मेरी पत्नी को अगवा किया और यहाँ ले आई। वो औरत हैरान परेशान होकर कहने लगी, क्यों झूठ बोल रहे हो? लेकिन पुलिस उस औरत को पकड़ कर ले गई। वो मेरे पास आया और मुझे कहने लगा, मैं जासूस हूँ, पैसे लेकर मैं जासूसी करता था। पुलिस वालों से भी मेरी अच्छी जान पहचान थी, क्योंकि मैं उनके लिए भी काम करता हूँ। मुझे इस औरत ने तुम्हारी जासूसी पर लगा रखा था। मैं सब कुछ पैसों के लिए करता था, लेकिन ना जाने कब मुझे तुमसे प्यार हो गया। तुमने मेरी बीमारी में मेरा ख्याल रखा। मेरे जख्म देखकर तुम परेशान हो गई थी। अपने प्रति तुम्हारा लगाव देखकर मैं सोच रहा था कि तुमने अभी तक मुझसे कोई बात नहीं बताई। अगर तुमने गुनाह किया था तो यह सब तुमने अपनी मर्जी से नहीं किया था, बल्कि मजबूरी में किया था। इसलिए मैंने सोचा कि शादी ही एक ऐसा रास्ता है जिससे मैं तुम्हें इस दलदल से निकाल सकता हूँ। अब तुम मेरे साथ इज्जत की जिंदगी जी सकती हो, बिना किसी डर के। उसकी बातें सुनकर मेरी आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन इस बार ये आंसू खुशी के थे। तो दोस्तों, हमारी कहानी खत्म हुई। आपका इस कहानी में क्या कहना है, ये हमें ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको ये कहानी अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें और ऑल सेलेक्ट कर लें, ताकि हम जब भी वीडियो लेकर आएँ तो आप हमारी वीडियोस को सबसे पहले देख सकें। और आप हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसी कहानी अच्छी लगती है। हम आपके लिए वैसी कहानी ज़रूर लेकर आएंगे। धन्यवाद।